Hello friends, myself Chatur Singh from Brinder Singh Paramedical Education Center. Today we are discuss about PPH. What is the means of PPH? PPH क्या होता है? PPH का मीन्स है पोस्टपार्टम हेमरेज. तो ठीक है, PPH के बारे में आज डिस्कस करेंगे. उसके पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि PPH क्या होता है, PPH कैसे होता है, PPH होने के बाद क्या क्या सिम्टम्स हमें पेशेंट को दिखाई देंगे, उसकी क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे, उसका ट्रीटमेंट क्या क्या करेंगे. तो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आज PPH. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं. PPH की डेफिनेशन क्या है. तो PPH की जो डेफिनेशन है उसमें more than 500 ml blood loss from maternal genital tract in third stage of labor to 6 weeks after delivery, which adversely affect the maternal health, characterized by decreased BP and increased heart rate. तो PPH में क्या होता है, अगर मोर देन 500 ml ब्लड लॉस हो रहा है, कहां से, मैटरनल जेनिटल ट्रैक्ट से. मैटरनल जेनिटल ट्रैक्ट से कौन सी स्टेज में, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की फोर्थ स्टेज होती है. जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें क्या होता है, सर्वाइकल डायलेशन होता है. और जो सेकंड स्टेज होती है वो क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ फीटस, मतलब इसमें डिलीवरी होती है. और जो तीसरी स्टेज होती है उसमें क्या होता है, प्लेसेंटा सेपरेशन स्टेज होती है. और फोर्थ स्टेज होती है लेबर की, वो होती है ऑब्जर्वेशन. डिलीवरी होने के बाद, प्लेसेंटा सेपरेशन होने के बाद हम पेशेंट का ऑब्जर्वेशन करते हैं. ठीक है, तो क्या होगा, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर से, लेबर की जो थर्ड स्टेज है उस पीरियड से लेकर 6 वीक आफ्टर डिलीवरी, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर से लेकर 6 वीक आफ्टर डिलीवरी के पीरियड को, इस दौरान, इस पीरियड के बीच में अगर पेशेंट को मोर देन 500 ml ब्लड लॉस होता है तो वो किसके अंदर पड़ते हैं, पीपीएच के अंदर. ठीक है, और इसमें कुछ एडवर्सली इफेक्ट दिखने को मिलेंगे पेशेंट के, विच एडवर्सली अफेक्ट द मैटरनल हेल्थ, कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बीपी एंड इंक्रीज हार्ट रेट. इसमें क्या होगा, पेशेंट का अगर मोर देन 500 ml ब्लड लॉस होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा. और पल्स रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी. पल्स रेट इंक्रीज क्यों होगी, क्योंकि जब बॉडी के अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जब फ्लूइड का वॉल्यूम कम होता है, फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा तो हमारी जो सेल्स और टिश्यू ऑर्गन्स के लिए जो ब्लड सप्लाई जा रही है वो क्या होगी, कम होगी. तो सेल्स और टिश्यू की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी. तो ब्रेन के लिए मैसेज जाएगा और ब्रेन हार्ट को मैसेज देगा. और हार्ट अपने जो एक्टिविटी, जो ब्लड को पंप कर रहा है वो पंप करना बढ़ा देगा. उसकी जो कंडक्टिविटी एक्टिविटी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी. तो पल्स रेट, हार्ट रेट क्या होगी, इस कंडीशन में पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ी हुई मिलेगी और बीपी क्या होगा, कम मिलेगा. तो ये इंडिकेट करते हैं पीपीएच को आफ्टर डिलीवरी. तो हम नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्लड लॉस. पीपीएच होता है वो 3 टाइप का होता है. पीपीएच इज 3 टाइप. ठीक है, इसमें होता है 3 कंडीशंस होती है, ये 3 टाइप्स का होता है. एक होता है माइल्ड, एक होता है मॉडरेट, नेक्स्ट है सीवियर. इसके 3 टाइप्स होते हैं पीपीएच की अकॉर्डिंग टू ब्लड लॉस. ब्लड लॉस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग पीपीएच के 3 टाइप्स होते हैं. माइल्ड में क्या होता है, अगर ब्लड जो लॉस हो रहा है वो मोर देन 500 ml से 1000 ml तक अगर ब्लड लॉस होता है तो किसके अंदर आएगा, माइल्ड के अंदर. मॉडरेट के अंदर क्या है, अगर 1 लीटर से 2 लीटर तक अगर ब्लड लॉस होता है तो वो किसके अंदर पड़ते हैं, मॉडरेट के अंदर. नेक्स्ट है सीवियर, अगर मोर देन 2 लीटर ब्लड लॉस होता है पेशेंट का तो वो किसके अंदर पड़ते हैं, सीवियर के. ये अलग अलग टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू ब्लड लॉस. ब्लड लॉस होने के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पीपीएच 3 टाइप्स के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर. माइल्ड में क्या होता है, जो ब्लड लॉस होता है मोर देन 500 ml से 1000 ml तक होता है. मॉडरेट में क्या होता है, 1 लीटर से 2 लीटर तक. और जो सीवियर जो कंडीशन होती है पीपीएच की, वो क्या होता है, 2 लीटर से अगर ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो सीवियर पीपीएच है पेशेंट को. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन. तो पीपीएच का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं. तो पीपीएच का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो पीपीएच का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उस टाइम पीपीएच होता है 2 टाइप्स का होता है. एक तो होता है प्राइमरी पीपीएच, एक होता है सेकेंडरी पीपीएच.
क्लासिफिकेशन ऑफ पीपीएच। अभी हमने टाइप्स पढ़े थे अकॉर्डिंग टू ब्लड लॉस। अब इसके पीपीएच के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि पीपीएच होता है वो कितने में इसका डिवीजन होता है, क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है। मोस्टली जो पीपीएच होता है वो दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट है प्राइमरी पीपीएच और नेक्स्ट है सेकेंडरी। तो सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है उसका सेकेंडरी पीपीएच। तो जो मोस्ट कॉमन जो पीपीएच होता है वो कौन सा होता है, 80% जो पीपीएच होता है वो प्राइमरी पीपीएच होता है। बाकी जो 20% जो पीपीएच होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी पीपीएच होता है। प्राइमरी पीपीएच क्या होता है, प्राइमरी पीपीएच होता है ब्लड लॉस मोर देन 500 ml फ्रॉम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर टू विदिन 24 आवर्स। तो प्राइमरी पीपीएच क्या होता है, प्राइमरी पीपीएच में का मीन्स होता है अगर ब्लड लॉस है वो मोर देन कितना लॉस होना चाहिए, 500 ml फ्रॉम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर टू विदिन 24 आवर्स। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का मीन्स क्या होता है, प्लेसेंटा सेपरेशन स्टेज होती है लेबर के अंदर। तो वो क्या होता है उस स्टेज से लेकर, अगर थर्ड स्टेज जिस टाइम प्लेसेंटा सेपरेशन हो रहा है उस टाइम से लेकर प्लेसेंटा सेपरेट हो गया उसके 24 आवर्स तक अगर ब्लड लॉस होता है मोर देन 500 ml तो वो किसके अंदर पड़ते हैं, प्राइमरी पीपीएच के अंदर। ठीक है, यहां तक समझ में आया। एक और दोबारा रिपीट करता हूं कि प्राइमरी पीपीएच क्या होता है। प्राइमरी पीपीएच होता है जैसे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर से लेकर विदिन 24 आवर्स प्लेसेंटा सेपरेशन स्टेज से लेकर, जैसे प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है उस टाइम से लेकर प्लेसेंटा सेपरेट हो गया होने के बाद 24 आवर्स तक अगर मोर देन 500 ml ब्लड लॉस होता है तो वो किसके अंदर पड़ते हैं, प्राइमरी पीपीएच के अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट है सेकेंडरी पीपीएच। इसमें क्या होता है मोर देन 500 ml ब्लड लॉस फ्रॉम सेकेंड डे ऑफ डिलीवरी टू 42 डेज, या हम बोल सकते हैं इसे 6 वीक आफ्टर डिलीवरी। इसका मीन्स सेकेंडरी पीपीएच का मीन्स होता है जैसे अगर मोर देन, इसमें क्या होता है मोर देन 500 ml ब्लड लॉस फ्रॉम सेकेंड डे ऑफ डिलीवरी टू 42 डे, या ऐसे हम बोल सकते हैं 6 वीक आफ्टर डिलीवरी। जैसे डिलीवरी हुई, डिलीवरी के सेकेंड डे से लेकर 42 डेज आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी जैसे हुई उस टाइम तो उसके सेकेंड डे से लेकर 42 डेज तक अगर पेशेंट के मोर देन 500 ml अगर ब्लड लॉस होता है तो वो किसके अंदर पड़ते हैं, सेकेंडरी पीपीएच के अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसका जो मोस्ट कॉमन कारण होता है सेकेंडरी पीपीएच को, वो मोस्ट कॉमन जो कारण होता है वो होता है रिटेन्ड बाइट ऑफ प्लेसेंटा। इसका मीन्स होता है कि जो प्लेसेंटा जो सेपरेशन जो स्टेज मैंने पीपीएच में आपको बताया था थर्ड स्टेज ऑफ लेबर से लेकर 42 डेज आफ्टर डिलीवरी, इस दौरान इस ड्यूरेशन इस पीरियड में अगर पेशेंट के अगर मोर देन 500 ml ब्लड लॉस होता है उसे पीपीएच कहते हैं। तो क्या होता है रिटेन बाइट ऑफ प्लेसेंटा। तो इस दौरान जब प्लेसेंटा थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है उस टाइम आधा प्लेसेंटा बाहर से निकला एक्सपल आउट हो गया और आधा अंदर रहेगा। तो जब आधा अंदर रहेगा तो उससे कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहेगी। तो ये क्या मोस्ट कॉमन कारण होता है सेकेंडरी पीपीएच का। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी पीपीएच। हमने पढ़ा था पोस्टमार्टम मैरिज के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी पीपीएच, एक होता है सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच में बताया था कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर से लेकर विदिन 24 आवर्स तक ब्लीडिंग होती है मदर को मोर देन 500 ml, वो प्राइमरी पीपीएच के अंदर पड़ते हैं। और सेकेंडरी पीपीएच के अंदर मोर देन ब्लड लॉस फ्रॉम सेकेंड डे डिलीवरी टू 42 डे आफ्टर डिलीवरी,
मतलब सेकंड डे ऑफ डिलीवरी, जैसे डिलीवरी हुई उस दूसरे दिन से लेकर 42 डेज तक अगर इस दौरान अगर ब्लड लॉस होता है मदर का, तो वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, सेकेंडरी पीपीएच के अंदर। इसका जो मेन कॉज होता है वो होता है रिटेन बाइट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा आधा एक्सपल आउट हो गया, आधा ही क्या होता है यूट्रस में रह गया, तो वो अगर यूट्रस में रह जाएगा तो कंटिन्यूसली क्या होगा, ब्लड लॉस होता रहेगा। तो इसका प्राइमरी पीपीएच का जो मोस्ट कॉमन जो कारण होता है, मोस्ट कॉमन जो कारण है इसका वो होता है एटॉनिक यूट्रस। एटॉनिक यूट्रस, एटॉनिक यूट्रस का मतलब होता है जो यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शन है या मसल स्टोन है वो क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाती है या एब्सेंट हो जाती है। जो यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन होने चाहिए डिलीवरी के बाद वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं या एब्सेंट हो जाते हैं। तो इसका जो मेन कारण है एटॉनिक यूट्रस। तो हम प्राइमरी पीपीएच का फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ये मोस्टली दो टाइप का होता है। एक तो होता है थर्ड स्टेज ऑफ प्राइमरी पीपीएच। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर मोर देन 500 ml ब्लड लॉस, मोर देन 500 ml ब्लड लॉस आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी टू बिफोर एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। इसका मीन्स क्या समझे, प्राइमरी पीपीएच का सब डिवीजन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। इसका जो फर्स्ट है, इसका क्लासिफिकेशन में क्या होता है, थर्ड स्टेज ऑफ प्राइमरी पीपीएच। क्योंकि प्राइमरी पीपीएच का क्लासिफिकेशन है तो इसके अंदर क्या होता है, थर्ड स्टेज ऑफ प्राइमरी पीपीएच के अंदर मोर देन 500 ml ब्लड लॉस आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद और एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा से पहले। जैसे प्लेसेंटा जो सेपरेशन होता है वो हम पढ़ते हैं कहीं कहीं बुकों में 15 से 30 मिनट होता है, मोस्टली क्या होता है 5 से 15 मिनट में क्या होता है प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है। लेकिन अगर 30 मिनट तक प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हुआ तो वो क्या नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन इससे अगर ज्यादा टाइम लेता है प्लेसेंटा सेपरेट होने में तो वो क्या होगा, एक एबनॉर्मलिटी में आता है जिसे हम रिटेन प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे प्लेसेंटा जो हमारा सेपरेट हो रहा है तो उस टाइम डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होने के बाद एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा से पहले, मतलब प्लेसेंटा सेपरेट होने से पहले और डिलीवरी होने के बाद जैसे प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है उस दौरान उस पीरियड अगर मोर देन 500 ml ब्लड लॉस होता है तो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, थर्ड स्टेज ऑफ प्राइमरी पीपीएच के अंदर। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका दूसरा टाइप होता है पीपीएच का, इसे हम बोलते हैं ट्रू पीपीएच। ट्रू पीपीएच इज द मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पीपीएच, ट्रू प्राइमरी पीपीएच। तो इसमें क्या होता है इसमें भी क्या होता है, मोर देन 500 ml ब्लड लॉस होगा, मोर देन 500 ml ब्लड लॉस आफ्टर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को हम क्या बोल सकते हैं, प्लेसेंटा सेपरेशन स्टेज। सेपरेशन स्टेज। तो ट्रू पीपीएच मोस्ट कॉमन जो पीपीएच होता है पेशेंट में वो होता है ट्रू पीपीएच। ठीक है ना, तो ट्रू पीपीएच क्या होता है, ट्रू प्राइमरी पीपीएच क्या होता है, मोर देन 500 ml ब्लड लॉस आफ्टर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। मतलब जैसे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है प्लेसेंटा सेपरेट हुआ, सेकेंड स्टेज में क्या होता है डिलीवरी हुई, एक्सपल्सन ऑफ फीटस हुआ, उसके बाद थर्ड स्टेज स्टार्ट होगी। थर्ड स्टेज होने के बाद थर्ड स्टेज में क्या होता है प्लेसेंटा सेपरेशन होता है। तो प्लेसेंटा जैसे सेपरेट हुआ, सेपरेट होने के बाद विद इन इसमें इसमें बढ़ाना मोर देन 500 ml ब्लड लॉस आफ्टर थर्ड स्टेज लेबर टू विद इन 24 आवर्स। प्लेसेंटा जैसे सेपरेट हुआ, प्लेसेंटा सेपरेट होने के 24 आवर्स में अगर मोर देन 500 ml अगर ब्लड लॉस होता है वो किसके अंदर पड़ता है, ट्रू प्राइमरी पीपीएच। और ये मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन या मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पीपीएच, ये मोस्ट कॉमनली ट्रू पीपीएच होता है। जैसे मोस्ट कॉमनली जो मोस्ट कॉमन
PPH occur true primary PPH within 2 days। ठीक है, जैसे आफ्टर डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के विदिन 2 डेज के अंदर क्या होता है, पेशेंट को ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, जैसे डिलीवरी हुई, डिलीवरी के 2 दिन के अंदर ही क्या होता है, पेशेंट को क्या होता है, ब्लीडिंग हो जाती है। जैसे कोई भी पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो उस टाइम जैसे उसके LHCS हुआ, सिजेरियन हुआ, सिजेरियन होने के बाद पेशेंट हमने शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद पेशेंट जैसे सीजर हुआ, उसके विदिन 2 डेज के अंदर ही पेशेंट को अगर PPH होना है तो विदिन 2 डेज के अंदर पेशेंट को PPH हो जाता है। वो क्या कहलाता है, ट्रू PPH। ट्रू PPH के अंदर ही तो आएगा। अगर ट्रू PPH में हमने पढ़ा था मोर देन 500 ml ब्लड लॉस आफ्टर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर टू विदिन 24 आवर्स। विदिन 24 आवर्स में थर्ड स्टेज लेबर से लेकर विदिन 24 आवर्स में मोर देन 500 ml ब्लड लॉस हो रहा है, तो वो किसके अंदर पड़ते हैं, ट्रू प्राइमरी PPH के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ PPH। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके जो कारण क्या है, कॉज क्या है इसकी, जो कि PPH कराते हैं। जो मोस्ट कॉमन कारण हमने पढ़ा था, वो सबसे मोस्ट कॉमन कारण क्या है PPH का, एटॉनिक यूट्रस। एटॉनिक यूट्रस का मीन्स क्या होता है, तो हम कॉज में पढ़ रहे हैं कि मोस्ट कॉमनली कॉज क्या होते हैं PPH के। फर्स्ट कॉज पढ़ेंगे हम, जो मोस्ट कॉमनली जो कारण होता है, एटॉनिक यूट्रस। एटॉनिक यूट्रस, एटॉनिक यूट्रस का मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया था। एटॉनिक यूट्रस का मतलब होता है जो यूट्रस की जो मसल्स, जो टोन है, वो क्या होता है, एब्सेंट हो जाती है या डिक्रीज हो जाते हैं। तो यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे थे वो क्या होता है, एब्सेंट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो एटॉनिक यूट्रस जो सेकंड जो कॉज होता है, इसका सेकंड मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है, फर्स्ट तो ये है, अगर सेकंड अगर मोस्ट कॉमन अगर बात करते हैं तो वो कौन सा है, ट्रोमा। अगर मैटरनल जेनिटल ट्रैक्ट में कोई ट्रॉमा हो जाए, सर्विक्स में हो जाए, वेजाना में हो जाए, यूट्रस में हो जाए, अगर कहीं भी अगर मैटरनल जेनिटल ट्रैक्ट में अगर कोई भी ट्रॉमा होता है तो उसकी वजह से कंटिन्यू ब्लीडिंग हो सकती है, नहीं हो सकती। तो क्या होता है, सेकंड मोस्ट कॉमन कारण होता है किसका, PPH का। एटॉनिक सबसे फर्स्ट मोस्ट कॉमन कारण होता है PPH का, एटॉनिक यूट्रस। ठीक है ना, नेक्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, टाइम मीन्स क्या होता है, देखो जैसे किसी पेशेंट को PPH होता है तो उसमें ब्लड लॉस होता है। जब बॉडी से ब्लड लॉस होगा तो उसके साथ साथ का जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो भी क्या होंगे, बाहर जाएंगे, वो भी क्या होंगे, कम होंगे। जैसे ब्लड लॉस होगा तो ब्लड लॉस होने के साथ साथ, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर भी तो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। जब ब्लड लॉस होगा, माँ की बॉडी से अगर ब्लड लॉस होगा तो ब्लड लॉस के साथ साथ ही क्या होगा, क्लॉटिंग फैक्टर की भी क्या होगी, कमी होगी। तो ये भी क्या है, कारण है। जब क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होगी तो ब्लड कोगुलेट नहीं हो पाएगा, ब्लड क्या होगा, कोगुलेट नहीं हो पाएगा। तो जब कोगुलेट नहीं होगा तो क्या होगा, पेशेंट से मदद से क्या होगा, कंटिन्यूसली ब्लड का फ्लो बना रहेगा। ठीक है, तो ये आगे जाके क्या कॉज करेगा, PPH। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिश्यू। इसका जो मेन जो कारण है टिश्यू के अंदर क्या है, रिटेन्ड बाइट ऑफ प्लेसेंटा। रिटेन्ड बाइट्स ऑफ प्लेसेंटा मैंने अभी बताया था। सेकेंडरी PPH के अंदर जो मोस्ट कॉमन कारण था रिटेन सेकेंडरी PPH का, वो है रिटेन बाइट ऑफ प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा आधा सेपरेट हुआ है, वो आधा क्या हो, यूट्रस के अंदर है। जब यूट्रस के अंदर अगर आधा प्लेसेंटा अगर वहीं पर रहेगा तो वो क्या हो, उससे कंटिन्यूसली क्या होता है, ब्लड लॉस होता रहेगा। तो ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन कारण होते हैं किसके, पोस्टपार्टम हेमरेज की। तो हमने थोड़ा डिटेल में जानेंगे एटॉनिक यूट्रस के बारे में
क्योंकि एटॉनिक यूट्रस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच। इसका एटॉनिक यूट्रस, यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शन है या यूट्रस की जो मसल टोन है वो कैसे एक्सेंट हो रही है, कैसे क्या हो रहा है, उस चीज के बारे में, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। एटॉनिक यूट्रस, ठीक है ना। एटॉनिक यूट्रस में जो मोस्ट कॉमन यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शन जो कम होते हैं या उसकी जो मसल्स की जो टोन वो कम होती है, एब्सेंट होती है, वो क्यों होती है? इसका होता है मल्टी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा मीन्स क्या होता है? एक तो होता है प्राइमरी ग्रेविडा। प्राइमरी ग्रेविडा मीन्स जो फर्स्ट टाइम फीमेल क्या होता है, प्रेग्नेंट हो रही है, प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है, तो वो क्या होगा, प्राइमरी ग्रेविडा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं मल्टी ग्रेविडा, बार बार फीमेल्स क्या होता है, प्रेग्नेंट हो रही है। जब बार बार प्रेगनेंसी होगी, बार बार बच्चे को डिलीवरी होगी, बार बार मदर अगर प्रेग्नेंट होगी, तो क्या होगा, यूट्रस की जो बॉल्स है, यूट्रस की बॉल्स क्या होंगी, लूज होने लग जाएंगी। उसकी जो बॉल्स है वो क्या होंगे, वीक हो जाएंगी। जब वो उसकी बॉल्स वीक हो जाएंगी तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे, यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो ये क्या करता है, ये कॉज करता है किसको, एटॉनिक यूट्रस। और एटॉनिक यूट्रस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट एटॉनिक यूट्रस का वो क्या है, मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी मीन्स क्या होता है, simultaneous development of more than 2 fetus in single pregnancy in mother uterus। मदर के यूट्रस में एक प्रेगनेंसी हुई है, सिंगल प्रेगनेंसी है, उसमें एक साथ 2 फीटस का डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी। अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी होगी तो मदर के यूट्रस है, सपोज दैट ये क्या है, यूट्रस है, तो जब मल्टीपल प्रेगनेंसी होगी तो 2 बेबी होंगे। दो मल्टीपल प्रेगनेंसी में मानो मोस्टली जो होती है ट्विंस प्रेगनेंसी होती है। तो जब 2 फीटस होंगे तो स्पेस एरिया भी उसको ज़्यादा चाहिए, स्पेस ज़्यादा चाहिए दोनों बच्चों। जब इसमें क्या होगा, स्पेस अगर ज़्यादा चाहिए तो इसके मतलब ये क्या होगा, यूट्रस की जो बॉल है उसमें क्या स्ट्रेचिंग, उसकी स्ट्रेच बढ़ाएंगे, उसमें क्या होता है स्ट्रेचिंग करेंगे, उसकी मायोसिन और एक्टिन नाम की जो फाइबर्स होते हैं उसमें क्या होगा, स्ट्रेच होगा। जब वो स्ट्रेच होंगे तो उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो कॉन्ट्रैक्शन जो रेट है, उसको क्या होता है, एब्सेंट कर देंगे। जैसे यहाँ बस ट्विंस प्रेगनेंसी हुई, 2 फीटस एक साथ डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसकी बॉल पर प्रेशर पड़ेगा, इसकी बॉल्स पे जब प्रेशर पड़ेगा तो इसमें स्ट्रेच होंगे। जब स्ट्रेच होने के बाद उसका जो क्या, जो इसकी जो मसल्स है वो क्या है, लूज हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। जैसे डिलीवरी हुई, यहाँ से फीटस एक्सपेल आउट हुए, एक्सपेल आउट होने के बाद क्या है, इसकी जो मसल्स है वो क्या होंगी, वीक हो जाएंगी, जिसकी वजह से यूट्रस प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। जब प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा तो यूट्रस को, जैसे फीटस है, फीटस के अंदर क्या होता है, ब्लड सप्लाई भी तो होगी, यूट्रस को ब्लड सप्लाई मिलती है, तो क्या होगा, जैसे फीटस तो एक्सपेल आउट हो गया, एक्सपेल आउट होने के बाद यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो यूट्रस को जो ब्लड सप्लाई मिले ब्लड वेसल्स के थ्रू, वो क्या होंगी, उनसे जो ब्लड का जो फ्लो है वो कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। उसकी जो वेसल्स का जो जहाँ से ओपन हो रही है वो प्रॉपरली तरह से बंद नहीं हो पाएंगी। बंद कब होगी, जब क्या होगा, यूट्रस प्रॉपर मात्रा में या प्रॉपर तरीके से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। ये कारण होता है किसका, एटॉनिक यूट्रस का। नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रोमनियास। पॉलीहाइड्रोमनियास, पॉलीहाइड्रोमनियास का मीन्स क्या होता है, पॉलीहाइड्रोमनियास का मीन्स क्या होता है, अगर मोर देन 2000 ml अगर क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक सैक में, किसके अंदर, एमनियोटिक सैक के अंदर अगर 2000 ml अगर एमनियोटिक फ्लूइड है, तो जैसे यूट्रस के अंदर, जो यूट्रस के अंदर बेबी है, फीटस है, फीटस किसके अंदर कवर होता है, एमनियोटिक सैक के अंदर। जब फीटस एमनियोटिक सैक के अंदर पैक है तो उस एमनियोटिक सैक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एमनियोटिक फ्लूइड है। एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा अगर मोर देन 2000 ml हो जाए तो क्या होगा, पॉलीहाइड्रोमनियास कहलाता है। तो पॉलीहाइड्रोमनियास जब होगा, उसकी जो एमनियोटिक सैक है, एमनियोटिक सैक में जब क्या होता है, मोर देन 2000 ml क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, तो क्या होगा, पॉलीहाइड्रोमनियास होगा। जब पॉलीहाइड्रोमनियास होगा
तो वो क्या होगी, यूट्रस की बॉल को स्ट्रेच करेंगी। क्या करेंगी, यूट्रस की बॉल में क्या होगा, स्ट्रेच होगा, ओवर स्ट्रेचिंग होगी यूट्रस के अंदर। वो क्या होता है, पॉलीआड्रोमियस। जब ओवर स्ट्रेचिंग होगी तो यूट्रस डिलीवरी होने के बाद प्रॉपर मात्रा में या प्रॉपर तरीके से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपीएच। एपीएच का मीन्स क्या होता है, एपीएच का मीन्स होता है एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज का मीन्स क्या होता है, आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन टू थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। एंटीपार्टम हेमरेज का मीन्स क्या होता है, 20 वीक ऑफ गेस्टेशन से लेकर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर तक अगर मैटरनल जेनेटिक ट्रैक्ट से कोई भी ब्लीडिंग होती है, वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, एपीएच का। एपीएच का मीन्स ही क्या है, एंटीपार्टम हेमरेज। ठीक है ना, तो एपीएच का मीन्स समझ में आएगा, अगर मोर देन मतलब कोई भी एनी अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हो रहा है, अगर किसी भी में कितने भी मात्रा में अगर ब्लड लॉस हो रहा है आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन टू थर्ड स्टेज ऑफ लेबर तक, इसके इस पीरियड के दौरान अगर कोई ब्लड लॉस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपीएस बोलते हैं। ठीक है ना, ये क्या होता है, ये भी कारण है किसका, एटोनिक यूट्रस का। नेक्स्ट है एनीमिया। एनीमिया क्या होगा, जब किसी पेशेंट को पीपीएच होगा तो किसी भी पेशेंट को जब एपीएच होगा, एंटीपार्टम हेमरेज होगा, तो उसमें क्या होगा, ब्लड लॉस होगा। जब ब्लड लॉस होगा तो ब्लड की कमी आएगी बॉडी के अंदर। जब ब्लड की कमी आएगी तो यूट्रस को भी क्या होगा, ब्लड कम मिलेगा। यूट्रस को जब कम ब्लड मिलेगा, यूट्रस को क्या होगा, कम ब्लड मिल रहा है, जब यूट्रस को कम ब्लड मिलेगा तो यूट्रस की जो बॉल्स है वो वीक होंगी नहीं, क्योंकि उसको प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा। तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आफ्टर डिलीवरी के बाद यूट्रस प्रॉपर तरीके से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये भी कारण एनीमिया में किसको कॉज करता है, एटोनिक यूट्रस। तो हमने ये और इसके कारण पढ़ते हैं एटोनिक यूट्रस के। नेक्स्ट है नेक्स्ट जो कारण पढ़ते हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग डिलीवरी। अगर हम एक्सेसिव यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग डिलीवरी, लेबर कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक्सेसिव मात्रा में क्या ऑक्सीटोसिन जिसे हम सिंटो बोलते हैं, उस इंजेक्शन का हम ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं। अगर कोई पेशेंट हमारे पास एडमिट होता है हॉस्पिटल्स में, जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसके दर्द नहीं होती, ठीक है ना, तो दर्द नहीं होता तो हम एक ड्रिप लगाकर उसमें ड्रिप में आरएल या एनएस में ड्रिप में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन नाम का एक सिंटो नाम का इंजेक्शन डाल देते हैं। तो उसे हम ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं, ज़्यादा मात्रा में पेशेंट को देते हैं दर्द लाने के लिए। तो वो ऑक्सीटोसिन अगर ड्यूरिंग लेबर हम ज़्यादा मात्रा में देंगे, जब तक ऑक्सीटोसिन देंगे जब तक तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होंगे। ड्यूरिंग लेबर के समय हम पेशेंट को क्या होता है, ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं, तो यूट्रस में कंटिन्यूसली क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। तो कुछ हद तक, कुछ सीमित, इसकी भी एक लिमिट होती है कि कितने टाइम तक अपना एक्शन रखता है। तो जैसे ही डिलीवरी होने के बाद यूट्रस के जो ऑक्सीटोसिन का जो असर था, जो इसका एक्शन था, वो क्या होता है, कम हो जाएगा। जैसे ही ऑक्सीटोसिन का एक्शन कम होगा, ऑक्सीटोसिन का काम तो होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करना, तो यूट्रस के ज्यादा मात्रा में ऑक्सीटोसिन यूज किया, तब तो यूट्रस के अंदर क्या हो रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी। लेकिन ऑक्सीटोसिन का लेवल जैसे ही कम हुआ, जैसे उसका एक्शन कम हुआ, तो यूट्रस की जो बॉल्स है वो क्या होंगे, डायलेट हो जाएंगे। तो प्रॉपर मात्रा में क्या होंगे, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगी तो यूट्रस को जो ब्लड सप्लाई मिल रही है, तो यूट्रस की जो ब्लड सप्लाई है वो भी क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी और कंटिन्यूसली पेशेंट को ब्लड लॉस होता रहेगा। तो वो किसके अंदर पड़ता है, पोस्टमार्टम हेमरेज की वजह। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सेसिव सडेशन। हम ज्यादा मात्रा में पेशेंट को सडेशन दे दें, अगर ज्यादा मात्रा में सडेशन देंगे, सडेशन क्या करता है, बॉडी को रिलैक्स करता है। सडेशन क्या करता है, बॉडी को रिलैक्स करता है। तो जब हम बॉडी को रिलैक्स हो जाएगी, बॉडी रिलैक्स होगा तो यूट्रस भी क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो यूट्रस जब रिलैक्स हो जाएगा तो यूट्रस की जो
यूट्रस को जो ब्लड वेसल्स जो ब्लड सप्लाई दे रही हैं वो क्या होंगी, एक तरह से रिलैक्स हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, जिससे प्रॉपर मात्रा में प्रॉपर तरीके से यूट्रस को ब्लड मिलता रहेगा और यूट्रस से कंटिन्यूअसली वो क्या होगा, ब्लड लॉस होता रहेगा। तो ये हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे किसके, एटॉनिक यूट्रस। और एटॉनिक यूट्रस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, या मोस्ट कॉमन, एटॉनिक यूट्रस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं साइन एंड सिम्टम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि जो पीपीएच होता है तो हम मतलब कैसे मेजर कर सकते हैं जो कितना ब्लड लॉस हो रहा है। जैसे पीपीएच किसी पेशेंट को होता है तो पीपीएच हो रहा है तो कंटिन्यूसली ब्लीडिंग लॉस हो रही है, ब्लड लॉस हो रहा है। जब कंटिन्यूसली ब्लड लॉस होगा तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे मेजर करेंगे कितना ब्लड लॉस हो रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं इसकी एक अलग कंडीशन दी गई। जब हम जैसे डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के बाद या सीजर हुआ, सीजरियन होने के बाद हम पैड यूज करते हैं, तो उस पैड का यूज करेंगे, उससे हम मेजर कर सकते हैं कि पेशेंट को कितना अमाउंट में, कितने अमाउंट में, कितने ml ब्लड लॉस हो रहा है। तो फर्स्ट इसकी अलग कंडीशन दी गई है। अगर एक पैड यूज करेंगे, ठीक है ना, वो पैड अगर 2.5 सेंटीमीटर गीला हो रहा है ब्लड से तो वो किसके अंदर आएगा, स्कैंटी। स्कैंटी में बहुत ना के बराबर, मतलब बहुत कम ब्लड लॉस हो रहा है मतलब को। सेकंड है, ठीक है, सेकंड है 5 सेंटीमीटर अगर पैड गीला हो रहा है तो वो किसके अंदर पड़ेंगे, माइल्ड के अंदर। नेक्स्ट, अगर 10 सेंटीमीटर अगर पैड गीला होता है तो वो किसके अंदर पड़ेंगे, माइल्ड, मॉडरेट के अंदर। नेक्स्ट इसकी कंडीशन है, अगर एक पैड 1 घंटे में गीला हो रहा है तो उसे हम किसके अंदर पड़ेंगे, सीवियर के अंदर। अब वही एक पैड 15 मिनट के अंदर गीला हो रहा है, या 15 मिनट के अंदर वो ब्लड से क्या होता है, गीला हो रहा है, तो उसे क्या होंगे, वेरी सीवियर कंडीशन, सीवियर कंडीशन ऑफ पीपीएच। ये हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो ये क्या है, इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं कि कितना ब्लड ड्यूरिंग पीपीएच, कितना ब्लड लॉस हो रहा है। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे, क्या क्या जांचें करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। डायग्नोसिस, तो फर्स्ट डायग्नोसिस पढ़ने से पहले हम एक साइन एंड सिम्टम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके मोस्ट कॉमन मैंने साइन एंड सिम्टम आपको डेफिनेशन में बता दिए थे कि जो फर्स्ट जो इसका जो सिम्टम्स जो हमें पेशेंट को दिखता है वो दिखता है ब्लड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि जब सर्कुलेटरी सिस्टम में से या जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर या सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या होता है, ब्लड का लॉस होगा। ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम से जब ब्लड का लॉस होगा, जब ब्लड लॉस होगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, पल्स रेट क्या होगी, इंक्रीज। पल्स रेट इंक्रीज क्यों होंगी, पल्स रेट क्या होंगी इसमें, इंक्रीज। पल्स रेट इंक्रीज इसलिए होंगी क्योंकि बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको O2 और ऑक्सीजन की डिमांड होती है। तो वो क्या होगा, ब्रेन को मैसेज भेजेंगे और ब्रेन किसको मैसेज भेजेगा, हार्ट के लिए। तो हार्ट अपनी जो कंडक्टिविटी जो एक्टिविटी कर रहा है, हार्ट ब्लड को जो पंप कर रहा है हार्ट, वो क्या होगा, अपनी जो एक्टिविटी को क्या होगा, बढ़ा देगा, अपने कार्य को बढ़ा देगा, अपने एक्शन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो पल्स रेट क्या होंगी इसमें, इंक्रीज होंगी। ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स दिखाई देते हैं आफ्टर पोस्टपार्टम हेमरेज। अगर किसी पेशेंट को, किसी फीमेल्स को अगर उसका बीपी सडनली डिलीवरी होने के बाद बीपी सडनली उसका कम होता है और पल्स रेट क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो हम इससे इंडिकेट करता है पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोसिस। क्योंकि डायग्नोसिस क्या होती है, डायग्नोसिस में मोस्ट कॉमनली हम क्या करते हैं,
डायग्नोसिस में एक तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, जैसे कभी कभी एंटीपार्टम हेमरेज हुआ हो या कोई पहली डिलीवरी पे पीपीएच हुआ हो, ऐसी चीज सब इसमें करते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, चेक करेंगे उसे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एचबी लेवल टेस्ट कराएंगे, सीबीसी, ये नॉर्मल जांचें कराते हैं इसमें पोस्टमार्टम हेमरेज में। और वाइटल साइंस मॉनिटर करेंगे कंटिन्यू, क्या करेंगे इसमें हम वाइटल साइन मॉनिटरिंग क्या करेंगे, कंटिन्यू मॉनिटर करेंगे। पहले मोस्ट कॉमनली किसे हम मेजर करेंगे, बीपी, सेकंड है रेस्पिरेटरी रेट, नेक्स्ट पल्स, और फिर करेंगे टेम्परेचर। इसमें ऐसे क्या करते हैं, इसको वाइटल साइन को या वाइटल मॉनिटर करते रहना है कंटिन्यू, ठीक है ना। ये क्या होगा इसके डायग्नोसिस इवेल्युएशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे किसी भी पेशेंट को या किसी फीमेल्स को लेबर होने के बाद या डिलीवरी होने के बाद अगर पेशेंट को पोस्टमार्टम हेमरेज हो जाता है, ब्लड लॉस होता है, मोर देन 500 ml ब्लड लॉस हो रहा है या कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को डिलीवरी होने के बाद, तो नर्स का प्राइमरी नर्सिंग रोल क्या हुआ। सबसे पहले नर्सिंग का जो पीएनआर, इसे हम क्या बोलते हैं, पीएनआर। जैसे पेशेंट की डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के बाद नर्स अगर चेक करती है पेशेंट को, तो चेक करने के बाद अगर पेशेंट की अगर कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है या ब्लड लॉस हो रहा है, तो उस टाइम नर्स का प्राइमरी नर्सिंग रोल क्या होता है। तो सबसे पहले नर्स क्या करेगी, कॉल फॉर एक्सटर्नल हेल्प। सबसे पहले क्या करेगी, कॉल फॉर एक्सटर्नल हेल्प, एक्सटर्नल। तो नर्स क्या करेंगे, एक्सटर्नल हेल्प के लिए किसी दूसरे स्टाफ को क्या करेगी, बुलाएगी, क्योंकि अकेली नर्स क्या हो उस कंडीशन को क्या हैंडल नहीं कर सकती। उसके बाद क्या करते हैं, पहले बाहर से किसी भी स्टाफ को, अनदर स्टाफ को क्या करें, बुलाएगी। उसके बाद क्या करते हैं, नर्स क्या होगी, एक बड़े कैनुला होते हैं, 18 नंबर या 16 नंबर की कैनुला आते हैं, उनको क्या होगी, हैंड में क्या में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर देंगे पेशेंट का, ठीक है ना, आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर देंगे। और ये पेशेंट को क्या, जब आईवी फ्लूइड प्रॉपर मात्रा में हमारी बॉडी में चले जाएगा, चलता रहेगा, तो पेशेंट को प्रिवेंट कर देंगे जो हाइपोवॉलेमिक शॉक। इसका जो मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होगा, हाइपोवॉलेमिक शॉक होगा। जैसे बॉडी में से ब्लड लॉस होगा तो पेशेंट हाइपोवॉलेमिक शॉक में जाएगा, तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसको ट्रीट करने का आईवी फ्लूइड हम कंटिन्यूसली पेशेंट को देते रहेंगे। पीएनआर हमने पढ़ा था, प्राइमरी नर्सिंग रोल, जो मोस्ट कॉमन जो रोल है, जो प्राइमरी नर्सिंग रोल है नर्स का, वो क्या होगा, कॉल फॉर एक्सटर्नल हेल्प, ठीक है ना। ये हमने प्राइमरी नर्सिंग रोल पढ़ी थी, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करेंगे मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था पीपीएच का, प्राइमरी, सेकेंडरी, और प्राइमरी का भी 2 टाइप्स पढ़े थे हमने, वो टर्सरी, थर्ड स्टेज ऑफ प्राइमरी पीपीएच या ट्रू पीपीएच, ये पढ़े थे। और उसी हिसाब से, उसी जैसे थर्ड स्टेज ऑफ प्राइमरी पीपीएच, उसका क्या मैनेजमेंट रहेगा, वो एक चीज, वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। मैनेजमेंट की सीरीज में चलते हैं। मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट सबसे पहले हम कौन से का पढ़ेंगे, थर्ड स्टेज ऑफ प्राइमरी पीपीएच। ये थर्ड स्टेज ऑफ प्राइमरी पीपीएच किसका टाइप था, प्राइमरी पीपीएच का। तो इसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे सबसे पहले। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट को कैथराइज्ड करेंगे, और क्या करेंगे, टू गिव एनीमा। इनको क्यों देंगे, इसको देंगे इसलिए कि जैसे ये यूट्रस है, यूट्रस के पीछे क्या होता है, रेक्टम होता है, और आगे की तरफ क्या होता है, ब्लैडर होता है, सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। जब ये दोनों, इसके अंदर रेक्टम के अंदर स्टूल भरा हुआ है और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या आता है, यूरिन भरा हुआ है, अब ये दोनों के अंदर ये फुल है, तो ये क्या यूट्रस को कंप्रेस करेंगे, नहीं करेंगे। जब यूट्रस को कंप्रेस होगा, तो यूट्रस प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो कंटिन्यूसली क्या होगा, पेशेंट की ब्लीडिंग होती रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को कैथराइज्ड, और पेशेंट को क्या होगा, एनीमा देंगे, जिससे क्या होगा, पेशेंट को प्रॉपर तरीके जो प्रेशर था उसमें रिलीफ मिलेगा। जो यूट्रस को जो कंप्रेस कर रही थी दोनों, उस दोनों में क्या होगा ना, मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, और प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा।
प्रॉपर स्पेस मिलेगा तो यूट्रस इजीली क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन। अगर हम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का यूज करते हैं तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का जो मेन रोल क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करना। जैसे हम ऑक्सीटोसिन देंगे तो पेशेंट के यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ये इसका मैनेजमेंट है। अगर इसके बाद हमने ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए और कंटिन्यू ब्लड लॉस हो रहा है उसमें, तो ब्लड लॉस हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर देंगे, या हम क्या कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये मैनेजमेंट करते हैं किसमें, थर्ड स्टेज ऑफ प्राइमरी पीपीएच। अगर इसका एक्टिव मैनेजमेंट जाने, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। जो लेबर की जो थर्ड स्टेज होती है उसमें क्या होता है, प्लेसेंटा सेपरेट होता है, यूट्रस से जहां चुपका रहता है, जिस जगह वो चुपका रहता है उस साइड से वो प्लेसेंटा क्या होगा, सेपरेट होगा। ठीक है ना, तो इस एक्टिव मैनेजमेंट का इस जगह यूट्रस है, यूट्रस की बॉल में क्या होता है, प्लेसेंटा चुपका हुआ है, तो इस जगह एक्टिव मैनेजमेंट क्या रहेगा, यदि इस जगह यदि प्लेसेंटा सेपरेट है, यदि प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है, प्लेसेंटा सेपरेट, अगर प्लेसेंटा अगर सेपरेट हो रहा है तो उसे पुल करो और डिलीवरी हो जाएगी। अगर इस कंडीशन सेपरेट हो गया अगर प्लेसेंटा अपने आप या विद इन प्लेसेंटा सेपरेशन टाइमिंग मैंने बताया था 15 से 30 मानते हैं, किसी किसी बुक में 5 से 15 होती है, लेकिन जो प्लेसेंटा जो सेपरेट होता है मिनिमम 5 से 15 मिनट में सेपरेट हो जाता है। लेकिन अगर 30 मिनट तक भी प्लेसेंटा अगर सेपरेट हो रहा है तो नॉर्मल कंडीशन में पढ़ते हैं। अगर 30 मिनट से अगर ज्यादा टाइम लेता है प्लेसेंटा सेपरेट होने में तो वो किस में पढ़ते हैं, एक एब्नॉर्मलिटी है ओबीजी की, उसे हम क्या बोलते हैं, रिटेन्ड प्लेसेंटा। ठीक है ना, तो यदि प्लेसेंटा अगर सेपरेट हो गया तो ठीक है एक्टिव मैनेजमेंट में। अगर प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हो रहा है, इफ नॉट सेपरेट प्लेसेंटा, इफ नॉट सेपरेट प्लेसेंटा, यदि अगर प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हो रहा है तो उस जगह हम क्या करते हैं, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। मैनुअली क्या करते हैं, हम रिमूवल करते हैं प्लेसेंटा को। जैसे कैसे, इस जगह क्या, ये क्या है, यूट्रस है, ठीक है ना, यूट्रस है, ये क्या है, आगे जाके बेजाना, ठीक है, ये सर्विक्स वाला पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, मैनुअली में अपना हैंड यूज करके, तो इस क्या करें, हम बेजाने के थ्रू अपने हाथ को ऐसे डालेंगे इसके अंदर, बेजाने के अंदर, और भीतर सर्विक्स से ऐसे से हटाते जाएंगे, ऐसे से हटाते जाएंगे, जैसे बेजाना है, ये क्या है, बेजाना है, तो बेजाना के अंदर अपने हैंड को ऐसे डालेंगे और धीरे धीरे यहाँ से इसे सेपरेट कर देंगे और पूरे को एक्सपेल आउट कर देंगे। ठीक है ना, ये होता है इसका एक्टिव मैनेजमेंट थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का मीन्स पता ही आपको, प्लेसेंटा सेपरेशन स्टेज होता है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में प्लेसेंटा क्या होता है, सेपरेट होता है। ठीक है, ये हमने किसके बारे में पढ़ा था, थर्ड स्टेज ऑफ प्राइमरी पीपीएच, जो प्राइमरी पीपीएच का टाइप था। नेक्स्ट हम बात करें ट्रू पीपीएच। ट्रू पीपीएच इज द मोस्ट कॉमन पीपीएच जो होता है, जितने भी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था पीपीएच का, उसमें से जो मोस्ट कॉमन जो पीपीएच होता है वो होता है ट्रू पीपीएच। ट्रू पीपीएच का मींस आपको बताया था कि ट्रू पीपीएच क्या होता है, ये मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट किसका पढ़ेगा, ट्रू पीपीएच, प्राइमरी पीपीएच, क्योंकि ट्रू पीपीएच किसका टाइप था, प्राइमरी का, तो ट्रू प्राइमरी पीपीएच। ट्रू प्राइमरी पीपीएच का मैंने मतलब बताया था आपको, इसका मीन्स क्या होता है, अगर ब्लड लॉस मोर देन 500 ml आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा या आफ्टर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा टू विद इन 24 आवर्स। जैसे प्लेसेंटा सेपरेट हुआ, ये क्या है, यूट्रस है, यूट्रस से जैसे प्लेसेंटा सेपरेट हुआ, प्लेसेंटा जैसे सेपरेट होगा उस दौरान से, आफ्टर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा यहाँ से सेपरेट हो चुका है, प्लेसेंटा सेपरेट होने के 24 आवर्स के अंदर अगर ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाता है तो वो किसके अंदर पढ़ते हैं, ट्रू पीपीएच, ट्रू प्राइमरी पीपीएच। और मोस्ट कॉमनली जितने भी हमने पीपीएच का क्लासिफिकेशन पढ़ा उसमें मोस्ट कॉमनली कौन सा मिलता है, ट्रू प्राइमरी पीपीएच।
ठीक है। तो अब इसका ये हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट पढ़ते हैं इसका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, पेशेंट को कैथराइज्ड कराएंगे, पेशेंट को कैथराइज कराएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पेशेंट को हम एनिमल लगाएंगे, एनिमल, ये दोनों क्या करेंगे, जो यूट्रस यहाँ पर जो कंप्रेस हो रहा था यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम की वजह से, तो ये दोनों क्या होंगे, इम्पिटी होंगे। जब ये दोनों इम्पिटी होंगे तो पूरा इस पर जो प्रेशर पड़ रहा था वो प्रेशर डिक्रीज होगा और प्रॉपर स्पेस मिलेगा। जब प्रॉपर स्पेस मिलेगा यूट्रस को तो यूट्रस इजीली क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या करेंगे, पेशेंट का ब्लड ग्रुप करेंगे इसमें, क्योंकि अगर बाय चांस अगर पेशेंट का ब्लड लॉस इतना ज़्यादा हो जाए कि पेशेंट को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए पहले से क्या होता है, ब्लड ग्रुप चेक करेंगे पेशेंट का। ब्लड ग्रुप चेक करने के बाद हम आई फ्लूइड स्टार्ट कर सकते हैं, आई फ्लूइड स्टार्ट करेंगे पेशेंट को और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। इसका मोस्टली क्या होगा मैनेजमेंट ट्रू पीपीएच का। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो मोस्ट कॉमन जो पीपीएच होता है, जो मोस्ट कॉमन जो पीपीएच होता है उसका मोस्ट कॉमन कारण क्या था, एटॉनिक यूट्रस। यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन एब्सेंट होने के कारण, ये यूट्रस की मसल्स की जो टोन है वो एब्सेंट होने के कारण या डिक्रीज होने के कारण पीपीएच होता है, क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो कंटिन्यूसली यूट्रस से क्या होगा, ब्लड लॉस होता है। तो हमने क्या करना, ट्रीट द कॉज। जो मोस्ट कॉमन जो कॉज था पीपीएच का वो था एटॉनिक यूट्रस, तो उसका ट्रीटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ एटॉनिक यूट्रस। तो मोस्ट कॉमन इसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे, इसका एटॉनिक यूट्रस का। सबसे पहले अगर पेशेंट के क्या होते हैं, पेशेंट के यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही या कंटिन्यूसली ब्लड लॉस हो रहा है पेशेंट का, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, फंडल मसाज करते हैं पेशेंट की। क्या करते हैं, फंडल मसाज। कंटिन्यूसली क्या होता है, पेशेंट के क्या होता है, फंडल मसाज करते रहेंगे। फंडल मसाज जब तक करेंगे जब तक यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ जाती। जब फंडल मसाज हम कंटिन्यू नहीं करेंगे तो स्टिमुलेट करेंगे यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन को, ये सेंसेशन स्टिमुलेट करेंगे किसको, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है। फंडल मसाज कंटिन्यू करेंगे। फंडल मसाज जब तक करेंगे जब तक यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। अगर लगता है आपको, अब आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है नहीं, क्योंकि जो एब्डोमिनल कैविटी है या मतलब जो पेल्विक एरिया जिस जगह हम फंडल मसाज कर रहे हैं उस जगह वो टफ एरिया पड़ जाएगा, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ कि यूट्रस के अंदर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। नेक्स्ट, अगर फंडल मसाज करने के बाद भी अगर ब्लड लॉस नहीं होता है, ब्लड लॉस होना कम नहीं होता है, तो हम सेकेंडरी कॉज, सेकेंड जो मोस्ट कॉमन कॉज पढ़ा था हमने, ट्रॉमा, सर्विक्स में, वजाना में, यूट्रस में कोई भी इंजरी हो जाए, जब इंजरी हो जाए तो उससे कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहेगी नहीं रहेगी, तो सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है क्या होता है, ट्रॉमा। तो ट्रॉमा को देखते हैं कि कहीं बेजाना के अंदर या सर्विक्स के अंदर या यूट्रस के अंदर कोई इंजरी तो नहीं होगी, तो उस चीज़ को चेक करते हैं। अगर उसके बावजूद भी वो इंजरी नहीं है, इंजरी नहीं हुई मैटरनल जेनिटल ट्रैक्ट में, तब भी ब्लड लॉस हो रहा है, तो हम सबसे पहले एक इंजेक्शन यूज करेंगे। उस इंजेक्शन का नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्रस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट लाएगा, यूट्रस में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन लेके आता है। ठीक है ना, ठीक है ना। हमने ऑक्सीटोसिन दिया, ऑक्सीटोसिन देने के बाद यूट्रस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी। अगर ऑक्सीटोसिन देने के बाद, ऑक्सीटोसिन देने के बाद यूट्रस में फिर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, यूट्रस में जो ब्लड जो लॉस हो रहा है वो कंटिन्यूसली होता जा रहा है ऑक्सीटोसिन देने के बाद भी, तो हम एक दूसरा इंजेक्शन यूज करेंगे। हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं किसका, एटॉनिक यूट्रस। एटॉनिक यूट्रस का मीन्स होता है एब्सेंट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या एब्सेंट ऑफ मसल स्टोन। यूट्रस की जो मसल स्टोन है वो एब्सेंट हो जाए या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसका मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फंडल मसाज करेंगे। फंडल मसाज में मसाज करते रहेंगे। जब मसाज करने के बाद वो मसाज क्या करते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लाती है। मसाज करने के बाद भी अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहे
तो हम क्या होता है मेडिकल मैनेजमेंट अप्लाई करेंगे, जिसे ऑक्सीटोसिन नाम का एक इंजेक्शन देंगे। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देने के बाद यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहे या यूट्रस से जो ब्लड लॉस हो रहा है वो रुक नहीं रहा, तो हम दूसरी ड्रग का यूज करेंगे, दूसरी मेडिसिन का यूज करेंगे, उसे हम बोलते हैं मिथार्जिन। मिथार्जिन में क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्रग है, यूट्रस में क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन लेकर आती है। अगर इस ड्रग को देने के बाद इफ नॉट ट्रीट, ऑक्सीटोसिन दिया तब भी ट्रीट नहीं हुआ, मिथार्जिन दिया तब भी ट्रीट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, मिथार्जिन के देने के बाद फिर हम क्या करें प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन ये क्या है वेसोडायलेटर्स हार्मोन है। किसी किसी बॉडी में इसका अलग अलग इफेक्ट होता है, कहीं वेसोडायलेटर्स का कम करता है, कहीं वेसोकॉन्ट्रैक्शन का कम करता है, लेकिन यह मोस्टली क्या होता है वेसोडायलेटर्स होता है। वेसोडायलेटर, वेसोडायलेटर होने के साथ साथ ये क्या होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये यूट्रस में क्या करता है, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन लाता है। जैसे हमने पेशेंट को प्रोस्टाग्लैंडिन इंजेक्शन दिया, प्रोस्टाग्लैंडिन इंजेक्शन देने के बाद यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शन होंगे, उस कॉन्ट्रैक्शन होने के बावजूद क्या होता है ब्लड लॉस होना बंद नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिर मीजोप्रोस्टोल नाम की एक टैबलेट आती है या इंजेक्शंस भी आते हैं, तो मीजोप्रोस्टोल यूज करेंगे। ये ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं किसका, एटोनिक यूट्रस का, ये ध्यान रखना बस। मीजोप्रोस्टोल इस इंजेक्शन का यूज करेंगे। अगर मीजोप्रोस्टोल भी दी, मीजोप्रोस्टोल भी दी, प्रोस्टाग्लैंडिन भी दी, मिथार्जिन भी दी, ऑक्सीटोसिन दी, इन चारों के देने के बाद भी अगर यूट्रस से कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो रही है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे, एक गॉज पीस लेंगे, स्ट्रैल गॉज पीस, इसे क्या बोलते हैं स्ट्रैल गॉज पीस लेंगे, वो 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो, 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो, और 5 सेंटीमीटर क्या हो उसकी विड्थ, मतलब उसकी चौड़ाई हो, तो उसे क्या करेंगे गोल गोल क्या करेंगे राउंड कर लेंगे, एक तरह एक रोल बना लेंगे उसका। जैसे हम उसका रोल बनाएंगे, तो रोल बना के बाद जैसे ये क्या है गॉज पीस है, स्ट्रैल गॉज पीस, उस स्ट्रैल गॉज पीस का हम क्या करेंगे रोल बना लेंगे। जैसे स्ट्रैल गॉज पीस का जैसे रोल बना, तो इस रोल को किस में हम बेजाने के तौर यूट्रस में इंसर्ट कर देंगे। जब यूट्रस के अंदर इस गॉज पीस को या जो गॉज पीस हमने जो रोल बनाया है, स्ट्रैल गॉज पीस का जो रोल बनाया हमने यूट्रस के अंदर से इंसर्ट कर दे, तो इसकी ब्लीडिंग को रोकेगा नहीं रोकेगा, यहाँ से ऐसे करके, तो क्या करना ब्लड को प्रिवेंट, ब्लड जो लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट कर देगा गॉज पीस। अब इसका परमानेंट ट्रीटमेंट तो हुआ नहीं, तो इसमें आगे जाके हम क्या करते हैं, ये हमने ले लिया क्या 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, ये हम रोल किया, उसके बाद यूट्रस में क्या होता है इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने इस मेथड इसको इस मेथड को भी नाम जाते हैं सिरकर मेथड। इस मेथड को क्या बोलते हैं, जैसे हमने पेशेंट की ब्लीडिंग नहीं रुक रही, उस टाइम ने स्ट्रैल गॉज पीस लिया, स्ट्रैल गॉज पीस बेजाने के थ्रू यूट्रस में क्या होता है इंसर्ट कर दिया, जिससे ब्लीडिंग जो लॉस हो रहा था, ब्लड लॉस हो रहा था, वो क्या हो जाए कम हो जाए। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं सिवकर मेथड, सिवकर मेथड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, यदि इसके बावजूद भी अगर ब्लड लॉस नहीं होता या ब्लड लॉस जो कंटिन्यू हो रहा है, ब्लड लॉस जो कंटिन्यू हो रहा है वो बंद नहीं हो रहा, तो एक बकरी मेथड यूज करते हैं, बकरी बैलून। बकरी बैलून क्या होता है मैं आपको नीचे बताऊंगा। बकरी बैलून, बकरी बैलून का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये क्या है यूट्रस है, यूट्रस है, यूट्रस में क्या करते हैं एक बैलून, बकरी बैलून होता है, उसे इंसर्ट कर देंगे। अब इस यूट्रस को इंसर्ट किया ऐसे करके, जब यूट्रस के अंदर इस बैलून को इंसर्ट किया, तो एक ट्यूब होती है, इस ट्यूब का नाम होता है सेंगस्टन बैकमेरी, बैकमेरी ट्यूब। इस ट्यूब को इसमें लगाएंगे, ये बकरी जो बैलून है, ये बकरी बैलून में क्या है इस ट्यूब को लगाएंगे, इसे एसवी ट्यूब भी बोलते हैं,
एसपी ट्यूब है, इस एसपी ट्यूब को इससे जॉइंट करेंगे तो इसमें क्या होगा, हवा प्रेस करेंगे, मतलब इसके अंदर हवा डालेंगे। जैसे ये बैलून के अंदर हवा जाएगी तो इसका साइज बढ़ेगा, तो जब साइज बढ़ेगा तो धीरे धीरे इसकी बॉल्स में क्या होगा, चिपक जाएगी। इससे जो ब्लड का जो लॉस है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ब्लड जो लॉस हो रहा है वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। अगर हो जाएगा और उसके बाद अगर तब भी लगता है अगर ब्लड लॉस होता है और उसके बाद भी ब्लड लॉस हो तो लाइजेशन कर देंगे। जो यूट्राइन जो आर्टरी वगैरह है वो एक दो आर्टरी को हम लाइजेट कर देंगे। लाइजेट सभी को नहीं करना लेकिन हम एक दो कर सकते हैं। अगर पूरी अगर जो यूट्राइन आर्टरी है जो भी ब्लड लेकर आ रही है, आर्टरी में जो ब्लड वेसल्स है उनकी, वो सभी को लाइजेट कर देंगे तो यूट्रस में नेक्रोसिस हो जाएगी, तो उसकी सेल ऑटोमेटिकली डेथ हो जाएगी। तो ये करना है। अगर उसके बाद भी ब्लड लॉस होना बंद नहीं होता तो इसका जो मोस्ट जो सर्जिकल मेथड अप्लाई करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेक्टमी। स्ट्रेक्टमी, जब स्ट्रेक्टमी कर देंगे ना तो यूट्रस रहेगा ना ही ब्लड लॉस होगा। ये इसका मोस्ट कॉमन क्या पढ़ा था हमने कॉमन कॉज था एटोनिक यूट्रस। एटोनिक यूट्रस का जो हमने मैनेजमेंट पढ़ा था वो कैसे कैसे मैनेजमेंट करना है। सबसे पहले पेशेंट का फंडस मसाज करते हैं। फंडस मसाज करने के बाद, फंडस मसाज होने के बाद अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन तब भी नहीं आ रहे तो हम क्या था, ट्रॉमा, जो कोई भी ट्रॉमा के कारण तो ब्लड लॉस नहीं हो रहा वो चीज़ चेक करते हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप को चेक करते हैं, सेकंड जो मोस्ट कॉमन कॉज है जो ट्रॉमा, उसको चेक करते हैं कहीं सर्विक्स में, वेजाना में या यूट्रस में कोई इंजरी तो नहीं होगी। उसके बाद अगर ब्लड लॉस तब भी कंटिन्यू है, वहाँ कोई इंजरी नहीं हुई, उसके बावजूद भी ब्लड लॉस कंटिन्यू है तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देंगे। ऑक्सीटोसिन के बाद भी इंजेक्शन देने के बाद भी यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहे, ब्लड बंद नहीं हो रहा तो मिथार्जन देंगे। मिथार्जन देंगे उसके बाद भी नहीं कोई रेस्पॉन्स मिल रहा तो उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन से भी नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, हम लास्ट मीजोप्रोस्टोल देंगे। तो मीजोप्रोस्टोल के देने के बाद भी कोई भी हमें फायदा नहीं है या ब्लड लॉस नहीं रुक रहा है तो हम क्या करेंगे, एक स्टार गॉज पीस लेंगे। इसकी 8 सेंटीमीटर लेंथ होगी, 5 सेंटीमीटर क्या होगा इसकी विड्थ होगी। उसे स्टार गॉज पीस को रोल करके और बेजाना के थ्रू यूट्रस में इंसर्ट कर दीजिए। इससे क्या जो ब्लड का जो लॉस हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भैया ब्लड लॉस होना क्या होगा, बंद हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, बकरी बैलून एक मेथड यूज करते हैं या बकरी बैलून नाम का एक बैलून यूज करते हैं, उसे सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में रख देते हैं और एसवी ट्यूब के थ्रू हम क्या करते हैं, उसमें एक हवा प्रेस करते हैं। हवा प्रेस होने के बाद बैलून का स्ट्रक्चर, जो बैलून की जो स्ट्रक्चर है वो बड़ी होगी। जैसे बैलून की स्ट्रक्चर बड़ी हो तो वह सभी पूरी एरिया को, यूट्रस के पूरे एरिया को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, जिससे ब्लीडिंग क्या होगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बावजूद लाइजेट भी कर सकते हैं आर्टरी को, एक आध आर्टरी को हम लाइजेट भी कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी ब्लड लॉस होना बंद नहीं होता है, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती है, तो उसका सबसे मोस्ट कॉमन सर्जिकल मेथड यूज करेंगे स्टेक्टमी। ना तो यूट्रस रहेगा ना ही ब्लड लॉस होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी पीपीएच। सेकेंडरी पीपीएच, ये हमने सब पीपीएच जो भी हमने मैनेजमेंट पढ़ा था वो किसका मैनेजमेंट पढ़ा था, प्राइमरी पीपीएच का। प्राइमरी पीपीएच में क्या क्या होता है, प्राइमरी पीपीएच में तो होता है थर्ड स्टेज प्राइमरी पीपीएच होता है, एक ट्रू पीपीएच और एक एटोनिक यूट्रस, इन तीन का मैनेजमेंट पढ़ा था हमने। अब पढ़ते हैं सेकेंडरी पीपीएच। सेकेंडरी पीपीएच क्या होता है, सेकेंड डे ऑफ डिलीवरी टू 42 डेज आफ्टर डिलीवरी, मतलब डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के बाद उसके सेकेंड डे से लेकर 42 दिन, इस पीरियड में मोर देन 500 ml अगर ब्लड लॉस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पीपीएच बोलते हैं। इसका जो मोस्ट कॉमन जो कॉज बताया था, मैंने बताया था रिटेन बाइट ऑफ प्लेसेंटा, कि मतलब आधा प्लेसेंटा तो क्या है यूट्रस के अंदर रह गया और आधा प्लेसेंटा क्या हुआ, एक्सपल आउट हो गया। तो जब यूट्रस के अंदर आधा प्लेसेंटा रहेगा तो वो कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती रहेगी। तो उस चीज का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसे मैनेजमेंट किसका पढ़ते हैं, सेकेंडरी पीपीएच। ठीक है, सेकेंडरी पीपीएच का मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी पीच का जो मोस्ट कॉमन कॉज था इसका रिटेन्ड बाइट ऑफ प्लेसेंटा, रिटेन्ड बाइट्स ऑफ प्लेसेंटा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आधा प्लेसेंटा तो क्या होगा यूट्रस के अंदर, यूट्रस के अंदर रह जाएगा और आधा प्लेसेंटा क्या होगा 12 एक्सपल आउट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं
एक ओवम फोर्सेप का यूज करते हैं। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। ये फोर्सेप का यूज करते हैं जब आधा प्लेसेंटा तो क्या है यूट्रस के अंदर है और आधा प्लेसेंटा क्या एक्सपल आउट हो गया, तो एक्सपल आउट होगा तो इस जगह अगर आधा प्लेसेंटा यूट्रस के अंदर रह जाएगा तो इससे कंटिन्यूसली क्या होगा ब्लीडिंग होगी। जब कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होगी तो वो किसके अंदर पीपीएच के अंदर पड़ते हैं। तो हम क्या करें, ट्रीट द कॉज, जो सेकेंडरी पीपीएच का जो कॉज है उसको ही ट्रीट कर दो। यूट्रस के अंदर आधा प्लेसेंटा रह गया है, प्लेसेंटा का पार्ट रह गया है, तो उसे क्या होगा हम यहाँ से क्या होता है रिमूव कर देते हैं। यहाँ से क्या होगा बाई ओम फोर्सेप के थ्रू हम यहाँ से जो बचा हुआ जो एक्सपल जो प्लेसेंटा का जो पार्ट रह गया उसको क्या होता है रिमूव कर देते हैं। जब रिमूव हो जाएगा तो क्या होता है ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। तो ये क्या है हमने ऑल ओवर अबाउट किसके बारे में पढ़ा था, पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बीएनबी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट लिखकर बताएं मुझे। ठीक है, थैंक यू सो मच।